स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आए दोस्तों साथ में जन शिक्षक भर्ती बिहार बीपीएससी टीचर वैकेंसी के द्वारा जो आपका एग्जाम होने वाला है बीपीएससी टीआरई के द्वारा, तो जो इसी का आज प्रैक्टिस सेट 11 है, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 11 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको करेंगे। इसमें सभी सब्जेक्ट के प्रश्न रहेंगे। तो आइए शुरुआत से हम करते हैं शुरू। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए कहता है कि बोध गया में बोधि मंदिर बनवाया गया, जहां कहाँ बनवाया गया? बोधि मंदिर। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि जो बोध गया में 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, जी हाँ, महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ था तथा ये बुद्ध काल थे। यहीं पर महाबोधि मंदिर बनवाया गया। जी हाँ, तो यहीं पर महामंदिर बोधि बनवाया गया, तो जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बी नंबर राइट आंसर। आगे का प्रश्न कहता है 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसका राजधानी थी? दोस्तों मथुरा जो है, जैसे मथुरा आपकी किसकी राजधानी थी ये जाना है। तो जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुल कितने महाजनपद हुए थे? 16 महाजनपद हुए थे। अब उन्हीं का देखिए जो आपके अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपद का वर्णन हुआ है वो किस प्रकार है और उनकी क्या उनकी राजधानी कौन कौन सी? देखिए पहला अगर आपके 16 जनपदों में बता दे महाजनपद, तो पहला जनपद है काशी महाजनपद, इसकी राजधानी वाराणसी। कौशल महाजनपद, इसकी राजधानी जो है सरस्वती, या हम इसे कुशावती कुशावती कहते हैं। अंग अंग एक महाजनपद जिसकी राजधानी चंपा है। बज्जी महाजनपद, ये इसकी राजधानी वैशाली है। मल्ल महाजनपद, ये कुशीनारा या फिर पावापुरी क्या है, इसकी क्या है राजधानी है। देखिए चेदी चेदी इसकी राजधानी शक्तिमती या फिर सोथीवती कहते हैं। वत्स वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। कुरु कुरु की इंद्रप्रस्थ है। पांचाल पांचाल उत्तरी पांचाल की अहिचित्र है और पंचाल दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य है। काम्पिल्य। मत्स्य मत्स्य की राजधानी जो है वो है विराटनगर। सूरसेन सूरसेन की राजधानी मथुरा है। अस्मक अस्मक की राजधानी पोतन या फिर इसे हम पोटली कहते हैं। अवंती अवंती की राजधानी उज्जैन है। गांधार गांधार की राजधानी तक्षशिला है। और कंबोज कंबोज हाटक या फिर इसकी राजपुर राजधानी है। और मगध राजगिरी या फिर हम इसको कहें एक राजगिरी है और एक पाटलिपुर, दोनों मगध की राजधानी थी। मगध मगध जो पावरफुल था तब के टाइम में सभी महाजनपदों में। अब देखिए हमें क्वेश्चन कहता है मथुरा इनमें से किसकी राजधानी है? मथुरा पूछता है, तो जैसे दोस्तों हमने बताया था कि सूरसेन मथुरा की राजधानी, तो डी नंबर राइट आंसर। सती प्रथा का प्रबंध जो प्रथम है, वो प्रथा जो है वो अभिलेख किस साक्ष्य से प्राप्त होता है? दोस्तों एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। इस अभिलेख में प्रथम बार सती प्रथा का अभिलेख ये साक्ष्य प्राप्त होता है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज, जी हाँ गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का प्रमाण है। जी हाँ, तो आंसर क्या है? आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर का एरन से। एरन से, ठीक है। आगे प्रश्न देखो क्या करना। आगे प्रश्न कर रहा है राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? दोस्तों मेवाड़ राज ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ चित्तौड़ के सोनसी आदिवंशीय शासक महाराणा उदय सिंह के विरुद्ध अभियान किया। इनके पुत्र, जी हाँ, महाराणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। वस्तुत गुरिल्ला युद्ध हुआ था, ठीक है। और गुरिल्ला युद्ध का जनक महाराणा प्रताप को ही माना जाता है। राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी मुगलों से सौदा की थी। और अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, जी हाँ, महाराणा प्रताप के पुत्र थे, वे मेवाड़ के 13वें शासक थे। अब दोस्तों आइए बात करते हैं आगे। आगे का इसका सबसे पहले तो आंसर हमने आपको बता दिया। आंसर जो हो जाएगा 4 का बी नंबर मेवाड़। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। मुगल शासन में तांबे का सिक्का जो कहलाता था वो दाम कहलाता था, ठीक है, दाम कहलाता था।
हम कह दें मुगल कानिक मुद्रा जो व्यवस्था है वो जिनमें तांबा सोना तथा चांदी के सिक्के ढाले जाते थे, मुगलों ने क्षेत्रीय मुद्राओं के प्रचलन की अनुमति नहीं दी थी और इस काल में छोटे लेन देन में प्रयुक्त सिक्के तांबे के होते थे जिसे हम दाम कहते थे, दाम, ठीक है। अब किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? मोहम्मद शाह जो 1719 से 1748 सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पर बैठा। बाद में यह तुर्रानी पार्टी के नेता निजाम उल मुल्क के साथ सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र किया, ठीक है। और उनके प्रशासन के प्रति उदासीनता तथा मंदिरा और सुंदरी के प्रति रुचि के कारण लोग उसे रंगीला कहते थे। संभवतः इनके काल में मुगल दरबार में हीरों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। जी हाँ, चलिए, तो किसके शासन काल में? आंसर जो हो जाएगा ए नंबर मोहम्मद शाह के शासन काल में। तो ए नंबर 1719 से 48 तक की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वंदे भारत गीत किसने लिखा है? वंदे भारत गीत किसने लिखा है? दोस्तों ये लिखा है आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने, याद रखना है। वंदे भारत गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। उपन्यास आनंद मठ में लिया गया है। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता प्राप्त प्रदान की गई और इसे गाने के 65 सेकंड थे समय लगता है, ठीक है, लगता है। और इसे सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। और आनंदमठ उपन्यास का कथना सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आगे प्रश्न करता है कि बंगाल 1905 में ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था। अब किसके फलस्वरूप दोबारा विभाजित हुआ? 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम के आगमन के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तथा दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई। बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित करते हुए उड़ीसा तथा बिहार को पृथक कर दिया गया। अब यानी अलग कर दिया गया। तो आंसर हो जाएगा 1911। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? दांडी यात्रा के साथ देखिए गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया यह दूसरा अखिल भारतीय आंदोलन सवगनीय अवज्ञा आंदोलन था। इस आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने किया था, नमक कानून तोड़ने को किया था और फिर इसके लिए उन्होंने 22 मार्च 1930 को अपने अपने 78, जी हाँ 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया था और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचकर सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ सवगनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी और सी गोपालाचारी ने भी ऐसी यात्रा त्रिपल्ली से वेद रामायण तक की थी। जी हाँ, तो याद रखना है आपके। चलिए, तो आंसर आपका मिल ही गया होगा। ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर सवगनीय अवज्ञा आंदोलन, याद रखना है। आगे का प्रश्न देखो क्या कर रहा है। आगे का प्रश्न कर रहा है हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम जी हाँ बिहार की जनता और उनके प्रतिमंडल को क्या करेंगे, जो उनके लिंग के नेता के हिंसक व अवश्य आक्रमणों आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1940 में यह यात्रा बात है वो किसने की थी? तो ये जो बात की थी किसने की थी? ये तो महात्मा गांधी ने गलत की, जवाहरलाल नेहरू ने गलत, राजेंद्र प्रसाद ने गलत और ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर डी होगा। गांधी जी द्वारा, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि ये बात होगी अरे जब 25 अक्टूबर की बात, नौ आखली दिवस मनाए जाने के दौरान बिहार में अति भयंकर दंगे हुए। यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं किसानों के सामूहिक रूप से विद्रोह किया गया। इनमें कम से कम 7,000 लोग मारे गए थे और नेहरू ने अपनी रिपोर्ट में कहा था बिहार के लोगों पर पागलपन सवार है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस प्रशासन एवं दल के अनेक सदस्यों ने हिंदू संप्रदाय के जो सामने घुटने टेके हुए थे, लेकिन पटेल को बिहारियों के प्रति सहानुभूति थी। उन्होंने 11 नवंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को लिखा कि यदि हमने बिहार के लोगों एवं वहां की सरकार को लिंग नेताओं के हिंसक एवं अभावनीय आक्रमणों के शिकार होने दिया तो यह हमारी भूल होगी। याद रखना है ये प्रश्न को। तो आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे प्रश्न करता है भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? तो भारत के पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार की लंबाई
निम्नानुसार आप देखिए यहाँ पर हम बताते हैं, और प्लस पड़ोसी देश, जैसे पड़ोसी देश जैसे अगर बात कर ले, बांग्लादेश से लगती है सबसे ज्यादा सीमा, तो कुल लगती है लंबाई की बात कर ले 4096.7 किलोमीटर में। चीन से लगती है 3478, तीन 38 किलोमीटर लंबाई लगती है सीमा। नेपाल से बात कर ले 1751 किलोमीटर लगती है। म्यांमार से 1643 किलोमीटर लगती है। भूटान से 699 और अफगानिस्तान 106। ठीक है। अब कुल अगर सीमाओं की बात कर लें तो कुल 15,106.7 किलोमीटर। जी हाँ, तो याद रखना है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बी पहले नेपाल होगा, पाकिस्तान होगा, चीन होगा, बांग्लादेश होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आरोही क्रम क्रम से यहाँ पर बढ़ते क्रम में बात होती जा रही है। आगे का प्रश्न देखो क्या कह रहा है। आगे प्रश्न कह रहा है कि उत्तर, देखिए प्रश्न क्या कहा जा रहा है, चलिए आगे प्रश्न था, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा के गोरखपुर शहर में तैयार किया जा रहा है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने के अनुसार गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत प्रोजेक्ट, जिसे हम GHAVP के तहत 700 मेगावाट क्षमता की 2 यूनिट्स है, और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए 20,594 रुपए आवंटित किया गया है, जिसमें से 4,906 करोड़ अब तक खर्च किए जा चुके हैं। और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार ने ऐसे 10 न्यूक्लियर रिएक्टरों की स्थापना के लिए व्यापक स्वीकृति दी गई। हरियाणा राइट आंसर। चलिए आगे का प्रश्न करता है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग जोड़े में से किसे जोड़े नदियों की नहीं बहती है। ठीक है, देखिए जैसे आंसर डी हो जाएगा कोसी मगध, कोसी मगध, तो ये गलत है, यही गलत है, बाकी बात सब सही यहाँ पर देखा। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन करता है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। अब ये भी पूछता है, जैसे देखिए आपका कोटा चंबल सही है, भुवनेश्वर महानदी ये गलत दिख रहा है, क्योंकि महानदी तट पर उड़ीसा की प्रसिद्ध नगर कटक स्थित है, जबकि उड़ीसा की राजधानी तो भुवनेश्वर महानदी की विवरिका दया नदी एवं कुही कुकुई नदी के तट पर स्थित है। इसमें दया नदी भुवनेश्वर के दक्षिणी एवं कुखई नदी जो है वो पूरब से होकर प्रवाहित होती है। तो आंसर बी जोड़ा गलत है, पूछ रहा है भुवनेश्वर से महानदी गलत है। चलो आगे का प्रश्न देखिए, हम कहते हैं आगे का प्रश्न कह रहा है, आगे का प्रश्न कहता है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है दोस्तों, ये बांगर का था। गंगा के मैदान की पुरानी कच्छर मिट्टी बांगर जलोढ़ या फिर हम इसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, बांगर पुरानी नाम। और ज्ञात है कि जलोढ़ मिट्टी 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, पहले तो बांगर एवं खादर, पता ही होगा। अब देखिए बांगर जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, यह बाढ़ के स्तर के ऊपर स्थित मृदा है, जो साधारणतः अपरदन व निक्षेपण नदियों द्वारा प्रतिवर्ष से प्रवाहित होती है। इस मिट्टी के अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट के कंकड़ पाए जाते हैं, तथा इस मृदा का गठन दोमट से लेकर चीनी मिट्टी तक हो सकती है। इस मिट्टी का रंग गहरा होता है। और खादर मिट्टी की बात कर लें, खादर जलोढ़ मिट्टी, तो इस प्रकार की जलोढ़ मिट्टी मैदानी क्षेत्रों के उन निम्न भागों में पाई जाती है जहां लगभग प्रतिवर्ष बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाती है। बाढ़ के कारण इस मृदा पर लगभग प्रतिवर्ष नवीन अवसादों के जमा होते रहते हैं, जिसमें उनकी जो उर्वरता है वो बनी रहती है। इस मृदा का रंग हल्का लाल होता है, हल्का होता है, ठीक है, रंग हल्का होता है। चलिए आगे का प्रश्न कह रहा है, तो आंसर मिल गया होगा 15 का बी नंबर बांगर, उत्तरी साइड में गंगा के मैदानी की पुरानी कच्छर मिट्टी कहलाती है। ठीक है, आगे का मैथेन बेल पहाड़ी एवं तिलिया बांध किस नदी पर बनाई गई है। तो ये दोस्तों ये जो बनाई गई है, ये बनाई गई है आपके बराकर बांध पर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करता है, पीत क्रांति उत्पादित है दोस्तों, उत्पादन है, तो पीत क्रांति का उत्पादन जो है वो एक तिलहन उत्पादन से, जैसे देखिए क्वेश्चन आ सकता है, श्वेत क्रांति का उत्पादन जो है वो दुग्ध उत्पादन से है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से है, हरित क्रांति अनाज उत्पादन से है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से है, धूसर क्रांति उबरक हो गया और सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन के लिए, रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए,
याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। संगमरमर क्या है? संगमरमर यानी मार्बल। मार्बल एक क्या है? कायांतरित चट्टान है। कायांतरित चट्टान है। आंसर सी, राइट आंसर। आगे का प्रश्न देखो क्या कर रहा है। आगे का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। जैसे एक लीजिए, पतरातु तात्पर्य सही है, झाकारी जल विद्युत सही है, कम नाविक सही है, कोरवा पवन ये गलत है। आंसर डी। आगे का प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। सूची एक को सूची दो में मिलाएं और कूट पर क्या करें, यहाँ पर सही उत्तर चयन कीजिए। कूट के बारे में दिया होगा, हाँ दिया हुआ है। तो आंसर देखिए हो जाएगा इसका डी नंबर 3, 1, 4, 2 इस तरह से। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? दोस्तों ये जो पाई जाती है ये नवीन मोरदार पर्वत में पाई जाती है। चलिए आगे का देखिए हमारे पास प्रश्न क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किस नदी की राजधानी नहीं है? तो दोस्तों जैसे आपको बता दें कि जैसे सिडनी ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत में स्थित एक तटीय व बंदरगाह नगर है। यह ऑस्ट्रेलिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है, जबकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की, रियाद सऊदी अरब की एवं वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। तो आपको ये याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा डी, रियाद। गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम दोस्तों बता दें ये क्या है। ये एक महासागरीय धारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में फ्लोरिडा की गर्म धारा जब एटलिन धारा गर्म से मिलती है तो संयुक्त धारा गल्फ स्ट्रीम यानी गल्फ स्ट्रीम कहलाती है। ठीक है। आगे का प्रश्न कर रहा है पाक खाड़ी किनके बीच है? पाक खाड़ी। दोस्तों पाक खाड़ी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पाक खाड़ी दोस्तों ये बता दें, पाक खाड़ी जो है ये आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच है। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़कर इस खाड़ी के उत्तर में तमिलनाडु तथा दक्षिण में श्रीलंका का जफना प्रांत स्थित है। इस जल संधि का नामांकन 1755 से 1783 के बीच मद्रास के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया और इस जल संधि की चौड़ाई जो है 64 से 137 किलोमीटर के मध्य। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ से आ गया ऑप्शन में? अंडमान और निकोबार समूह मतलब क्या है, हमारे इंडिया का ही एक आइलैंड है और इसी के आसपास ही ये पाक खाड़ी है। ये याद रखना है, बाकी बात इन सब खाड़ियों में तो है ही नहीं। आगे का प्रश्न देखिए, नीचे कूट एक को कूट दो में मिला है तो आंसर देखिए इसका हो जाएगा डी नंबर 2, 3, 4, 1। चलिए प्रश्न आगे क्या रहा है। निम्न युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं हुआ? नहीं है। जैसे देखिए भाग भाग टू संविधान का भाग विषय, भाग 2 में जो है नागरिकता दिया हुआ है, सही बात है। भाग 3 में मूल अधिकार दिया हुआ है, सही बात है। भाग 3 में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व दिए हैं, सही बात है। भाग 5 में मूल कर्तव्य दिया हुआ है, ये गलत बात है क्योंकि उपरोक्त में से यहाँ पर डी जो है वो गलत है क्योंकि भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। समझ गए? चलिए और आगे जितने भी हैं सब ये सही है। आगे का प्रश्न देखो क्या कर रहा है। भारत में के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, ये हुई आपके लाल बहादुर शास्त्री के, जो 11 जनवरी 1966 को ताकश्न उज्बेकिस्तान की राजधानी में हुआ था। याद रखना। आगे प्रश्न करता है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? दोस्तों ये जो है ये एक आपके भारत की ही देन है। भारत के देन है। ये अनुच्छेद 118 में यह उल्लेख है। ठीक है। चलो आगे का देखो प्रश्न क्या कर रहा है। आगे का प्रश्न कह रहा है कि उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से कानूनी मामले पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? दोस्तों ये जो है ये आपके राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को जो अनुच्छेद 143 में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधानों का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो कहा गया है ये कहा गया है सिक्किम के। तो इसमें सिक्किम के अगर बात कर ले, विधानसभा की सीट बात कर ले तो आपका कुल 32 सीट है। चलो आगे का प्रश्न देखिए क्या आ रहा है। राष्ट्रपति राष्ट्रीयता आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो कौन सी आपातकाल की घोषणा कर सकता है? हथियारबंद विद्रोह के आधार पर नहीं, वाह्य आक्रमण के आधार पर नहीं, युद्ध के का आधार पर नहीं, उपरोक्त वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो ये सही बात है। तो यहाँ पर सभी बातों पर कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रदान अनुच्छेद 352 में किया गया है।
यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि देश भर में गंभीर स्थिति विद्यमान है, तो या युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारतीय क्षेत्र या कोई विशेष क्षेत्र की सुरक्षा संकट में है, तो वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं? दूसरे जैसे कि चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी करना, तो ये सही बात है, तो यही तो है आपका आंसर। देखिए ये आपका आंसर ए नंबर। चुनाव की अधिसूचना जारी करने के चुनाव का आयोग कार्य नहीं करता है। यह संसद के संदर्भ में राष्ट्रपति तथा राज्य विधानमंडल के संदर्भ में राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये याद रखना है। चलिए आगे प्रश्न करता है सिक्किम। सिक्किम एक नई राज्य बना है। सिक्किम एक नई राज्य बना है, जी हाँ, तो ये 36वां संशोधन द्वारा बना है। सिक्किम का एक भारतीय राज्य के रूप 22वां राज्य बना है और यह 36वां संशोधन के द्वारा मान्यता दी गई है। हालांकि जो 35वां संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में संयुक्त जो राज्य का दर्जा भी दिया गया है। चलिए, निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्रीय संघ से नहीं है? तो ये है एमनेस्टी एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। चलो आगे का प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे प्रश्न कर रहा है निम्न कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? जैसे बात आता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, सही बात है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन है, सही बात है। नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, ये गलत बात है। तो यही आंसर होगा, आपका गलत मिल गया तो आंसर यही है। चलिए आगे का प्रश्न की कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें भी गलत पूछ रहा है। अमजद अली खां से तबला तबला बजाते थे, तो ये क्या है? ये गलत बात है। उत्साह बिस्मिल्लाह खां, आपको पता है शनाई बजाते हैं। हेमा मालिनी भरतनाट्यम और समूह महाराज कथक है, सही पता है। तो आंसर क्या होगा? तबला, ए नंबर राइट आंसर। तो कि जो अमजद अली हैं खान हैं, एक भारतीय सशस्त्र संगीतकार हैं जो सरोद बजाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेमनाड झील किस राज्य में है? वेमनाड झील किस राज्य में है? दोस्तों ये है केरल में। केरल में वेमनाड झील स्थित है। वेमनाड झील वेकवाटर पर्यटन के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। आगे प्रश्न करता है मसाला ब्रांड के बारे में क्या गलत है? दोस्तों मसाला ब्रांड के बारे में क्या गलत है? यह ब्रांड विदेशी निवेशकों को धन एकत्रित करने के लिए देश के बाहर किसी भारतीय राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किए जाने वाला ब्रांड है, ये सही बात है। अब यहाँ पर क्या गलत पूछ रहा है? से इस बॉन्ड को विदेशी मुद्रा में जारी किया जाता है, तो ये क्या गलत बात है? तो यही आपका आंसर होगा, तो बी नंबर आंसर है। क्योंकि देखिए उपयोग जितने भी आंसर दिए गए हैं उसमें से सभी सत्य हैं, लेकिन सिवाय बी विकल्प के। क्यों? क्योंकि मसाला बॉन्ड भारतीय मुद्रा में जारी किया जाता है, ना कि विदेशी मुद्रा में, ये याद रखना है। भारत में कालीन राजकोषीय नीति घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई है? दोस्तों ये जो की गई ये बीपी सिंह के द्वारा की गई। बीपी सिंह वर्ष 1985 से 86 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री बीपी सिंह द्वारा दीर्घकालीन राजकोषीय नीति घोषणा की गई थी। कोशिका विभाजन में सहायक है सेंट्रोसोम। याद रखना है। तंत्रिका कोशिका को छोड़कर प्राय सभी प्रकार के प्राणी कोशिका में केंद्रक के समीप साइटोप्लाज्मा में एक तारानुमा रचना दिखाई देती है, जिसे तार्काइक यानी सेंट्रोसोम कहते हैं। तार्काइक के दो प्रमुख भाग होते हैं, एक को सेंट्रियोल और दूसरे को सेंट्रोस्फियर कहते हैं। तारकाय के मध्य में सेंट्रियोल दो स्वच्छ घनीभूत कणिकाओं के रूप में दिखाई देता है। चलिए आगे का प्रश्न देखिए क्या कर। आगे का प्रश्न कर आकाश में सबसे चमकदार तारा है। आकाश में सबसे चमकदार तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी नहीं, बनाडर नहीं, तो और क्या है? आगे क्या है? नेबुला नहीं, साइरस आंसर होगा। साइरस जिसे हम सीरियस कहते हैं। सीरियस क्या है? जिसे हिंदी में लुब्धक या फिर व्याध तारा भी कहते हैं। रात्रि आकाश में दिखाने वाला सबसे चमकीला तारा है। ठीक है, सबसे चमकीला तारा है। चलिए आगे प्रश्न होता है सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी जैसे बत्तख नहीं, डोडो नहीं, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच सबसे ज्यादा तक रहता है पक्षी। शुतुरमुर्ग जिसे कहते हैं। 1 वर्ष की उम्र का शुतुरमुर्ग जो होता है औसतन 45 किलोग्राम का है और उसका जो जीवन काल है 40 से 45 वर्ष का होता है, याद रखना है। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्षर पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है?
दोस्तों ये कॉपरनिक्स ने बताया है। जो निकोलस कॉपरनिक्स ने सिद्धांत दिया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और वे पोलैंड के एक गणितकृत खगोलशास्त्री और कैथोलिक पादरी थे। चलिए आगे का प्रश्न की कहता है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो दोस्तों ये जो कारण है, बादलों को पानी या बर्फ के हजारों नन्हे नन्हे कणों से मिलकर बनते हैं, और इन नन्हे कणों का घनत्व इतना कम होता है कि ये हवा में आसानी से तैरने लगते हैं, ये याद रखना है। तो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, घनत्व हो जाएगा। चलो आगे का प्रश्न करता है, एक एक अश्वक व्यक्ति शक्ति एक असव शक्ति किसका एकक है? तो ये जो है, ये असव शक्ति शक्ति की एक इकाई है जिसमें शक्ति को मापा जाता है, और एक असव शक्ति जो होता है तो 746 होता है। यानी असव शक्ति यानी क्या होता है, एक हॉर्स पावर कहते हैं इसको। 746 वाट का होता है, वाट के बराबर होता है। और इसकी जो है, ये जो इंजन हो गया, मोटर हो गया, टरबाइन आदि कार्यों में इसकी क्षमता को, मतलब कोई कार्य हो रहा है उसमें बढ़ाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, शक्ति, एक शक्ति है। चलिए कहता है, बॉक्साइट जिसका महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अयस्क है, तो ये क्या है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क का, डी नंबर। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है ये आपके दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में। मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है। तो दोस्तों ये मलेरिया रोग से शरीर का पलिहा, स्प्लीन जिसे कहते हैं, अंग प्रभावित होता है, और मलेरिया रोग प्लाज्मोडिया नामक परजीवी प्रोटोजोआ की जातियों से होता है, और इसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। 49 का ए नंबर, प्लीहा। आगे का प्रश्न था, डीएनए का संश्लेषण किस प्रस्ताव में होता है? दोस्तों ये जो होता है, ये होता है एक इंटरफेज में, इंटरफेज कोशिका वृद्धि या विभाजन के दौरान डीएनए का संश्लेषण एस अवस्था में होता है, डीएनए का संश्लेषण इंटरफेज अवस्था में होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो ये जो होता है, ये होता है वह संयंत्र जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित कर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, परमाणु रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, नियंत्रण विखंडन द्वारा। मनुष्य मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, जी हाँ, मनुष्य के ब्रेन जो है उसका कौन सा सबसे बड़ा भाग है, ये पूछता है। तो मनुष्य का जो संरचना, मस्तिष्क के तीन मुख्य भाग है, ठीक है। अब इसमें एक तो फोर ब्रेन है, एक मध्य ब्रेन है यानी मिड ब्रेन है, और एक आपका कौन है, सेरेब्रम में, और एक है हिंड ब्रेन भी है, याद रखना हिंड ब्रेन है। अब सबसे पहले यहाँ पर कहता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा जो है वो प्रमस्तिष्क होगा। क्या प्रमस्तिष्क? क्या प्रमस्तिष्क? आइए आगे का प्रश्न देखिए, कहता है, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? प्रथम परमाणु बम जो है वो कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1945 को। विश्व के पहले नाभिकीय हथियार का आविष्कार अमेरिका में मूल के वैज्ञानिक रॉबर्ट रॉबर्ट, जी हाँ, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। और चलिए, तो 1945 में किया था। आगे का प्रश्न कहता है, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, ये हमारा चंद्रयान 3 यहाँ से लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश के। इसकी स्थापना जो 1971 में की गई थी। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान गठन इसरो का परीक्षण केंद्र है, ठीक है, ये याद रखना है। और ये श्रीकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। सेब, सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? ऐसे फल होते हैं, इनके जो भाग खाए जाते हैं उनसे भी बहुत प्रश्न आते हैं। तो सेब का फल जो है मांसल पुष्पासन भाग खाया जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा सुमेलित क्रम में है? अब सुमेलित क्रम में है, ठीक है, तो ये याद रखना है। जैसे कि रेडियन, रेडियन का मैडम क्यूरी होगा। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर होगा। एक्सरे, एक्सरे का खोज किया आपके डब्ल्यू के रॉन्टजेन, ठीक है। और फिर चेचक की खोज की है आपके एडवर्ड जेन, जेनर, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो आंसर जो हो जाएगा आपका सी नंबर, 3 4 1 2। सूची एक को सूची दो में सम्मिलित कीजिए। जीरो मास, जीरो मास ये होगा न्यूट्रिनो, ठीक है, न्यूट्रिनो यानी 2 नंबर। फ्रिक्शनल चार्ज, फ्रिक्शनल चार्ज जो होगा ये आपका क्वार्ट्ज में होगा, ठीक है, क्वार्ट्ज में होगा, तो 3 नंबर।
आंशिक प्रक्षेपण यानी फ्रिक्शनल स्पिन, ये आपका पॉजिट्रॉन में होगा, पॉजिट्रॉन में, और आपका डी इंटरनल स्पिन, तो ये आपके लास्ट में जो बाकी है वो उसी में होगा, यानी फोनॉन में होगा। चलिए, तो आंसर जो होगा ए नंबर 2 3 1 4, इस तरह से आंसर होगा। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो ये जो है एक सिलिकॉन, ऑक्सीजन के बाद जो भूपट्टी का दूसरा तत्व जो है वो सिलिकॉन होता है। फूलों के अध्ययन को कहते हैं, फूलों का जो स्टडी होता है उसको कहते हैं एथोलॉजी, एथोलॉजी कहलाता है, यह विज्ञान की शाखा एक है। अब देखिए इसमें चैप्टर है, फिर क्वेश्चन करता है कि पक्षी, पक्षी है सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी। दोस्तों अभी हमने इसी को बात किया था, ये आपके कौन है दोस्तों, एक पक्षी की बात हो रही है। तो कौन सा हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा एक क्या, ये एक हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। ऑस्ट्रिच यहाँ ने हमने जाना था सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी, किसने बताया? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो ये सब तो हमने जान लिया था, यहाँ पर क्वेश्चन कर लिए थे। आइए अब आइए आगे का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पत्तों की जोड़ी के बीच उपयोगी प्रकारक साहचर्य है? तो दोस्तों ये कवक और उच्चतर पादपों की जोड़ी के बीच उपयुक्त प्रकारक साहचर्य के रूप में कवक मूल होते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से लाभान्वित रहते हैं। ठीक है, तो आंसर डी नंबर, कवक मूल, कवक मूल। चलिए, यूनिसेफ इंडियन जैसी अपना नेशनल एवेंजर नियुक्त किया है। यूनिसेफ इंडिया ने अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना नेशनल एवेंजर नियुक्त किया है। तो डी नंबर आयुष्मान खुराना। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर जो है चुना गया था? तो ये जो चुना गया था ये द कश्मीर फाइल्स को चुना गया था। ठीक है, द कश्मीर फाइल्स। आगे का प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 2023 को 23 को थीम क्या है ये पूछ रहा है। भारतीय राष्ट्रीय दिवस 2023 का थीम क्या है, तो ये पूछता है। तो ये जो है एक ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग का एक थीम है। बुरहानपुर, जिसे देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है, किस राज्य में है? दोस्तों ये जो है ये मध्य प्रदेश में है। 2019 में जल जीवन मिशन के शुभारंभ के पंचायती प्रत्येक जल समिति के बुरहानपुर के जिले में अधिकारियों ने 34 महीने की अवधि के जो मतलब 72 अपने सभी 1,01,905 ग्रामीण घरों के कार्य नल जल की कनेक्शन प्राप्त करने का प्रयास किया है। ठीक है, फिक्की ने किस अपना नया महासचिव नियुक्त किया है? दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं फिक्की का, फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर, जो चैम्बर्स ऑफ ये आपको मतलब फीकी जो है एक इंडस्ट्रीज है। अब इसमें एक पूर्व IAS अधिकारी शैलेश पाठक को अपना नया महासचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, याद रखना शैलेश पाठक आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है? दोस्तों ये किया, ये कर्नाटक में किया है। भारत में कौन सा राज्य बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ये जो राज्य है राजस्थान है। चलिए अब आइए हम आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न था भारत में इंजीनियर दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? दोस्तों ये जो मनाया जाता है ये जो मनाया जाता है भारत में 15 सितंबर को सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती है, उनके अवसर पर इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आगे का प्रश्न कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 15 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इस दिवस का उद्देश्य समाज को सामूहिक रूप से उनके लोकतांत्रिक अधिकारों और उनकी रक्षा के लिए सरकार द्वारा दिए गए उपाय के बारे में जागरूक करना है। वर्ष 2023 को मार्कोनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? दोस्तों ये जो सम्मानित किया गया था ये किया गया था आपके ऑथर सी क्लार्क को। ठीक है, चलिए
तो दोस्तों ये था आपके टोटल प्रश्न जो हमने लिए थे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये नॉलेज ले सके। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का जो भी सेट है, सेट 11 है, सेट 1 से 10 का वीडियो बना दिया गया है। सब आपको वीडियो चैनल पर जाके मिल जाएगा। बस चैनल पर लोगों पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले के जो भी अपडेट हैं, चलिए लेकर और साथ ही जो भी क्लास होगा उनको लेकर चलिए, फिर मिलते हैं।